जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे खुद ही पसंद नहीं है वो। ऐसा लगता है कॉन्सर्ट करने आया हूँ कहीं। करेंगे। क्यों हंस रहे हो सचिन? फिर ये केस लिखो, निबलेट वर्सेस कन्फेक्शनर्स मटेरियल कंपनी। कन्फेक्शनर मटेरियल कौन से होते हैं? जो कन्फेक्शनरी वाले मटेरियल्स होते हैं, तो इसी के अंदर जो कंपनी थी कन्फेक्शनर मटेरियल वाली, उन्होंने निबलेट से कुछ सामान खरीदा था। अब वो सामान शायद कंडेंस्ड मिल्क था। तो उस कंडेंस्ड मिल्क में जैसे नेस्ले बनाती है ना, तो इसी तरह एक एक निस्ले कंपनी थी। निस्ले निस्ले नेस्ले तो होती है, कंपनी जो थी वो ये थी, निस्ले करके कुछ ऐसा सा नाम था उसका। तो अब यहाँ पे ये हुआ था कि नेस्ले जो था वो ट्रेडमार्क के लिए सूट कर सकता था इन्फ्रिंजमेंट के लिए। तो अगर प्लेन जो है, ये सेलर है, ये सेलर है, अब ये क्या कर रहा है, निस्ले नाम से आगे बेचेगा सामान। अब जब ये निस्ले नाम से बेच रहा है, तो इसके खिलाफ इंजंक्शन नहीं ले सकता नेस्ले। नेस्ले अगर इंजंक्शन के लिए फाइल कर दे, ट्रेडमार्क से रिलेटेड है थोड़ा सा, हाँ निस्ली ब्रांड था, तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। ट्रेडमार्क्स का पढ़ा है किसी ने? आईपीआर के बारे में तो पढ़ा होगा। देखो दो चीजें होती हैं, पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क्स के अंदर, ठीक है, पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट। तो जब आप किसी भी चीज को आगे पास ऑन करते हो किसी दूसरे के नाम से, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जैसे यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी कौन हो सकती है? नेस्ले, क्योंकि नेस्ले की ऑलरेडी एक रेपुटेशन है मार्केट में। तो नेस्ले क्या करेगा? सूट फॉर इंजंक्शन लेके आएगा। सूट फॉर इंजंक्शन में क्या बोलेगा कि ये आगे से पास ऑन ना कर पाए, ये निस्ले ब्रांड वाले जो कंडेंस्ड मिल्क बेच रहे हैं आगे से बेच ना पाए, इनके खिलाफ इंजंक्शन पास किया जाए, क्योंकि हमारी जो ब्रांड वैल्यू है उसको हार्म हो रहा है, हमारी रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, डिसेप्टिव नेम है ना, सेम सेम सा। तो निस्ले लोग नेस्ले समझ के ले लेंगे, आधे लोगों को पता ही नहीं होता, डिसीव हो जाते हैं। तो इनको नुकसान हो रहा है ना, फाइनेंशियल लॉस भी होगा नेस्ले को, तो ये इंजंक्शन ले सकते हैं इसके खिलाफ। तो जब एक पार्टी, थर्ड पार्टी कोई आपको इंजंक्ट कर सकती है, आपके खिलाफ इंजंक्शन लेके आ सकती है, तो क्या ये परफेक्ट टाइटल हुआ आपके पास? क्या आपके पास टाइटल परफेक्ट हुआ चीजों को आगे पास ऑन करने का, अगर कोई थर्ड पार्टी आपको इंजंक्शन पास करा सकती है आपके खिलाफ? हाँ हाँ, कार्तिक शर्मा सही बता रहे हो। इन्फ्रिंजमेंट रजिस्टर्ड का होता है और पासिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड का होता है। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स नहीं है उसके खिलाफ यू कैन ब्रिंग द एक्शन फॉर पासिंग ऑफ। पढ़ा है तुमने आईपीआर, ठीक है, समझ गए? ये समझ में आया? तो वही तो तुमसे पूछ रहा हूं मैं। अगर एक थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी हो गई ना, ये थर्ड पार्टी हो गई, तो ये थर्ड पार्टी इस निस्ले कंपनी के खिलाफ इंजंक्शन का सूट ला सकती है और इनको रिस्ट्रेन करा सकती है सामान आगे पास ऑन करने से। तो क्या इसके पास परफेक्ट टाइटल हुआ? परफेक्ट टाइटल क्या होता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता आपका सामान आगे देने से। तो ये टाइटल परफेक्ट होगा। तो यहां पे क्या आ रहा है? परफेक्ट टाइटल नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाएगा कि जो दूसरी पार्टी है वो रेपुडिएट कर सकती है सेल को, कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, वो नहीं खरीदेगी। लिख लो इसको, केस को। फैक्ट्स लिखवा दूं इसके? लिखवा दूं? द डिफेंडेंट्स, द डिफेंडेंट्स ब्रैकेट में लिख लेना सेलर, सेलर है डिफेंडेंट्स, ठीक है। द डिफेंडेंट्स सोल्ड, द डिफेंडेंट्स ब्रैकेट में सेलर, द डिफेंडेंट्स सोल्ड 3000 टिन कैंस, 3000 टिन कैंस, 3000 टिन कैंस ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। लिखा हुआ है? किसने लिखा है? अच्छा पहले ले चुके, सही है। दो दो बार सोगा पढ़ रहे हो। सोगा कहाँ कहाँ आता है पता है? कहाँ कहाँ आता है सोगा?
इसीलिए तो तुम सचिन हो। दिल्ली में और बिहार में आता है, तो बहुत ज्यादा सोगा पे ध्यान मत दे देना। सारा ध्यान सोगा पे। तुम पीछे क्यों बैठे हो, आगे हो। कंडेंस्ड मिल्क, इधर कहीं आ जाओ। फुल स्टॉप। ऑन देयर अराइवल, ऑन देयर अराइवल, अब ये आने थे न्यूयॉर्क से इंग्लैंड आने थे ये, न्यूयॉर्क से इंग्लैंड आने थे ये, ठीक है। ऑन देयर अराइवल, ऑन देयर अराइवल इट वॉज फाउंड, ऑन देयर अराइवल के बाद कॉमा लगा देना, इट वॉज फाउंड, इट वॉज फाउंड दैट 1000 टिन्स वर, 1000 टिन्स वर labeled as Nestle brand, 1000 tins were labeled as Nestle brand, और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देना, Nestle brand, फुल स्टॉप। द फेमस नेस्ले ब्रांड, फुल स्टॉप के बाद लिखना द फेमस नेस्ले ब्रांड क्लेम्ड, the famous Nestle brand claimed that this was an infringement of their trademark. The famous Nestle brand claimed that this was an infringement of their trademark. This was an infringement of their trademark. Full stop. अब प्लेंटिफ को क्या करना पड़ा आगे बेचने के लिए, प्लेंटिफ को सारे लेबल निकालने पड़े, प्लेंटिफ को सारे लेबल निकालने पड़ेंगे, निस्ले के लेबल निकाल के आगे बेचेगा ना वो। तो अब हुआ क्या, उसने लेबल निकाल के बेचे, इसकी वजह से उसे रिड्यूस्ड वैल्यू पे बेचने पड़े, सस्ते में बेचना पड़ा आगे, ठीक है। लिख लो ये भी, या चलो ये छोड़ो, ये लिख लो डायरेक्ट। द बायर सूड द सेलर, द बायर सूड द सेलर, SUED, the buyer sued the seller, the buyer sued the seller, बस भाई मत करो मत करो, the buyer sued the seller, अलग अलग बैठ जाओ दोनों, तुम पीछे बैठो, या इधर बैठो, इधर इधर के पीछे बैठो। तुम दोनों तो बात नहीं करोगे आपस में, करेगा तो उन्हें उसको उधर मत भगाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो फिर उधर उससे बात करेगा। तुम इधर हो जाओ इस वाली सीट पे, बैग पीछे रख दो, इधर हो जाओ, तो अलग अलग बैठा करो आगे से तीनों। तुम्हारे दोस्त है ना सचिन ये, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है मुझे। और उस वाले को तो बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे, पहली बार देखा है उसका तो मुंह। अच्छा, 12 साल हो गए, 12 साल से तैयारी कर रहे हो दोनों फिर। अच्छा, कितने को, 30 के, अच्छा 23 के, ठीक है भाई, ठीक है, चलो चलो लिख लो लिख लो। ही सूड द सेलर, बायर सूड द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल। इम्प्लाइड कंडीशन होती है ना कि टाइटल होना चाहिए सेलर के पास, तो बायर ने सू कर दिया कि भाई तुम्हारे पास तो टाइटल है ही नहीं। अब इसके लिए इट वॉज हेल्ड, इट वॉज हेल्ड, अगले पैरा में लिखना है ये, अगले पैराग्राफ में, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल, कि तुम्हारे पास टाइटल नहीं है। इंप्लाइड कंडीशन होती है ना हर सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में कि टाइटल होना चाहिए, तो बायर ने सू कर दिया यहाँ पे। अब अगले पैराग्राफ में लिखना इट वॉज हेल्ड, इट वॉज हेल्ड, इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ हैड द राइट टू रिजेक्ट, दैट द प्लेंटिफ हैड द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, द प्लेंटिफ हैड द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स और टू रिकवर डैमेजेस, or to recover damages
reject the goods or to recover damages. Right to reject the goods or to recover damages for the loss caused for the loss caused for the loss caused by the sale at a reduced price. Caused by the sale at a reduced price. By the sale at a reduced price. अब इसका मतलब ये है कि उसने जब आगे बेचा तो उसे लेबल हटा के बेचना पड़ा रिड्यूस्ड प्राइस पे, तो वहां उसको लॉस हो गया ना, ज्यादा में खरीदा और सस्ते में बेचा, तो जितना जो लॉस था उस लॉस के लिए वो डैमेजेस क्लेम करेगा सेलर से, और रिजेक्ट भी कर सकता है गुड्स को, ठीक है, गुड्स को रिजेक्ट कर देगा। हम्म। हाँ तो वो क्यों कम प्राइस करके बेचेगा? उसने नहीं हटाए थे, हमने कहाँ लिखा है कि डिफेंडेंट ने लेबल हटाए थे? प्लेंटिफ ने हटाया ना, जो बायर है, बायर को आगे बेचना पड़ा ना, उसने एक्सेप्ट आगे बेच दिया, हाँ उसको नुकसान हो गया ना भाई। रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं बायर के लिए इस केस में, अगर टाइटल नहीं है तो सेलर के पास क्या क्या रेमेडीज क्लेम कर सकता है बायर? रिजेक्ट भी कर सकता है गुड्स, गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। हाँ अगर मैं रेमेडीज पूछ रहा हूं क्या कर सकता है इस वाले केस में, नहीं क्या क्या कर सकता है इन जनरल, और अगर एक्सेप्ट कर ले तो डैमेजेस भी ले सकता है। लिखो, हेडिंग डाल लो अलग से, रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर, रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर, रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? लिखो, द बायर में क्लेम डैमेजेस, द बायर में क्लेम डैमेजेस, हाँ कार्तिक शर्मा बिल्कुल, द बायर में क्लेम डैमेजेस for any loss, the buyer may claim damages for any loss caused to him, for any loss caused to him by seller's defective title, by seller's defective title, by seller's defective title। दूसरे पॉइंट पे लिखना, इफ द बायर गेट्स, पॉइंट वाइज कर लो इसको, दूसरे में लिखना, इफ द बायर गेट्स नो राइट, if the buyer gets no right over the goods, if the buyer gets no rights over the goods at all and can be dispossessed, and can be dispossessed, he has a right to ask for refund of the whole of the purchase price, he has the right to ask for refund, he has the right to ask for refund, पूरे पैसे वापस मांग सकता है, ऑफ द होल ऑफ द परचेज प्राइस, रिफंड ऑफ द होल ऑफ द परचेज प्राइस। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? नहीं, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सेकंड पॉइंट पूरा कौन एक्सप्लेन करेगा? पूरा सेकंड पॉइंट। ये नहीं है, दोबारा पढ़ो ठीक से। बताओ भाई क्या मतलब? किसका? हम्म। वो तो ठीक है,
बट इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग मैं पूछ रहा हूँ जो मैंने लिखवाई है, ताकि तुम्हें ये तो समझ आए कि तुमने क्या लिखा है। हम्म। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मतलब है इसका, वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो बता ही दूंगा। इस लाइन का ही तो मतलब पूछ रहा हूँ, इफ द बायर गेट्स नो राइट। तुम पुराने, क्या नाम है तुम्हारा, नाम? शुभम, तुमने तो पढ़ रखा है ना, बताओ। अच्छा। सचिन बताओ। हम्म। यार सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है भाई, बायर लेने से मना कर दे क्या मतलब? ये नहीं लिखा हुआ, ग्रामेटिकल एरर है तुम्हारी बात में थोड़ा सा। अगर बायर के पास राइट आया ही नहीं, मैंने कोई चीज खरीदी है सेलर से, तो मेरे पास राइट आ गया ना, मैंने पैसे पे कर दिए तो। लेकिन अगर सेलर का ही टाइटल डिफेक्टिव था और कोई थर्ड पर्सन मुझे डिस्पोजेस कर सकता है उस चीज से, तो मेरे पास क्या उसका परफेक्ट राइट आया? तो वही तो लिखा है, इफ द बायर गेट्स नो राइट, अगर बायर के पास ही राइट नहीं आया, एंड यू कैन एंड एनी थर्ड पार्टी कैन डिस्पोजेस हिम, यही लिखा है ना, एंड कैन बी डिस्पोजेस्ड, मतलब कोई आके उसे डिस्पोजेस अगर कर सकता है तो क्या माना जाएगा? तो वो पूरा का पूरा पैसा अपना वापस मांग सकता है। ठीक है, मान लो मैंने ये पेन खरीदा और ये पेन का जो बेचने वाला था, जो सेलर था, उसके पास राइट ही नहीं था, वो खुद कहीं से लेके आया था, चोरी का पेन या कुछ था ऐसा, उसने मुझे बेच दिया, तो क्या मेरे पास इसका पूरा राइट आया? मेरे पास राइट नहीं आया, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आके वापस छीन लेगी कि ये तो मेरा था, तुझे कहां से मिला। ठीक है, मुझे डिस्पोजेस किया जा सकता है ना इस प्रॉपर्टी से, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा पैसा रिफंड करो भाई, मैं सेलर से रिफंड ले सकता हूं ना। अब पढ़ो इस लाइन को दोबारा से, सेकंड पॉइंट को। डिवाइड द गुड्स इफ ही डज नॉट गेट ओनरशिप और टाइटल। हाँ सही बोल रहे हो मानसी, हाँ। हाँ लिख सकते हो, एंड कैन बी डिस्पोजेस्ड तो लिखा तो है हमने, लिख सकते हो थर्ड बाय द थर्ड पार्टी। लिख लो लिख लो लिख लो, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, नहीं बिना लिखे भी पता चल रहा है। जिसने सोगा समझ लिया उसको समझ में आ जाएगा कि कौन डिस्पोजेस करेगा। जिसने बेच दिया वो तो करेगा नहीं ना, थर्ड पार्टी करेगी ना। ठीक है, आप समझ गए इसका मतलब? आ गया तुम लोगों को पीछे समझ में? अगला लिखो, अगला पॉइंट। अब अगर मान लो कि बायर के पास टाइटल नहीं आया और बायर चाहता है रेपुडिएट करना कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, लेकिन उसी दौरान सेलर अपना टाइटल परफेक्ट कर लेता है। ठीक है, सेलर अपना टाइटल परफेक्ट कर लेता है, सेलर कुछ भी करके टाइटल अपना अपने पास ले लेता है, तो क्या राइट बचता है बायर के पास रेपुडिएट करने का? क्यों? पहले तो कर सकता था ना, टाइटल नहीं था। तो यही तो जानना चाह रहा था मैं, उल्टा क्यों बोल रहे हो? पहले बायर के पास राइट ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि सेलर के पास ही राइट नहीं था, सेलर के पास परफेक्ट टाइटल नहीं था। बेचने के बाद अब बायर चाहता है कि मैं अपना रेपुडिएट कर दूं, मैं रिफंड ले लूं, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान जब बायर जा रहा है, सेलर ने अपना टाइटल परफेक्ट कर लिया, अब क्या रेपुडिएशन कर सकता है? यही तो पूछ रहा था, लिखो थर्ड पे। वेयर द सेलर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स, वेयर द सेलर becomes the owner of the goods, where the seller becomes the owner of the goods before the buyer elects to avoid the contract. Owner of the goods before the buyer, owner of the goods before the buyer elects to avoid the contract, elects to avoid the contract, comma, he may not be permitted, he may not be permitted, he may not be permitted to do so, to do
So, because his title has been perfected, because his title has been perfected by the subsequent development, by the subsequent development. By the subsequent development. ठीक है, मतलब उसका टाइटल परफेक्ट हो गया बाद में सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट से, तो अब वो रेपुडिएट नहीं कर सकता. ठीक है, 15 पे आ जाओ, सेक्शन नंबर 15. कौन सा एग्जाम्पल देके समझाऊं, किस चीज का, कौन सा प्रोसेस समझ नहीं आया भाई. थर्ड पॉइंट क्या डिक्टेट करा है, पढ़ना जरा. आपसे नहीं पूछा सचिन, क्या बता रहा था, पढ़ तो दो एक बार, क्या बताया मैंने. तो बताया तो मैंने इसका एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल बताया था, डिस्पोजेस वाला, पेन वाला एग्जाम्पल दिया ना. अच्छा, बोर्ड पे बताऊं. देखो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, पेन है ये भाई, पेन जैसा बन नहीं रहा तो वो मत करना, ठीक है, पेन है ये, पेन्स नहीं है. देखो मेरे पास एक पेन है, मैंने वो सेलर से लिया होगा. एक सेलर है भाई, हंसो मत, ठीक से सुन लो. एक सेलर है, एक बायर है. मान लो मैं बायर हूं और मैंने वो पेन किसी सेलर से लिया है. इस सेलर के पास ये पेन कहां से आया था, फॉर एग्जाम्पल इसने चुराया है या कहीं से भी इसको मिला है. ठीक है, इसके पास परफेक्ट टाइटल नहीं है, इसको कहीं पे गिरा हुआ मिला, या कहीं रोड पे जा रहा था मिल गया, या क्लासरूम में किसी का छूटा हुआ था इसने ले लिया और इसने इसे बेच दिया, ये मतलब मुझे बेच दिया. अब इसके पास क्योंकि परफेक्ट टाइटल नहीं था ये बेचने का, तो मेरे पास भी ट्रांसफर नहीं होगा परफेक्ट टाइटल. परफेक्ट टाइटल ओनरशिप होती है. आपने कोई चीज परफेक्ट, आप उसके ओनर हो, एब्सोल्युटली आपकी है वो प्रॉपर्टी, तो आपके पास परफेक्ट टाइटल है. अगर आपको कोई डिस्पोजेस कर सकता है, कोई बेटर टाइटल प्रूव कर सकता है, तो फिर आप उससे डिस्पोजेस हो जाओगे. आप थोड़ी ना हो, आपके पास बेस्ट टाइटल होना चाहिए. परफेक्ट टाइटल उसको बोलेंगे, एब्सोल्युटली यू आर द ओनर ऑफ दैट थिंग. कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर ही नहीं सकती. ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी बेटर टाइटल प्रूव कर सकती है तो आपका टाइटल तो इम्परफेक्ट हुआ ना. ठीक है, आपका टाइटल इम्परफेक्ट हुआ. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखो, अगर मैं कहीं पे टेनेंट हूं और मैं उस पर ओनरशिप जताने लगूं, तो रियल ओनर तो बेटर टाइटल प्रूव कर देगा ना रजिस्टर्ड डीड्स के थ्रू, कि मैंने विल होगी, रजिस्टर्ड डीड होगी, सक्सेशन सर्टिफिकेट कुछ तो होगा उसके पास कि मैं ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का. तो मुझे तो बाहर निकाल दिया जाएगा, मैं तो, मेरे पास इम्परफेक्ट टाइटल है, तो क्या मैं बीइंग अ टेनेंट उसे बेच सकता हूं आगे, नहीं बेच सकता. तो वही तो यहां पे है. एस्टॉपल वो अलग चीज है, वो बात नहीं कर रहे हम, बेचने की बात कर रहे हैं. टेनेंट अगर रह रहा है तो बेच नहीं सकता ना, नहीं बेच सकता ना. नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट, टेनेंट बेच ही नहीं सकता है. ज्यादा से ज्यादा अगर लीज है तो सब लीज क्रिएट कर सकता है परमिशन के साथ. ठीक है, क्योंकि बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज, तो उसके पास एक टाइटल तो है ना लीज वाला, लेसी का तो है ना, तो वो क्या कर सकता है, सब लीज कर सकता है, लेकिन उससे बेटर टाइटल किसी को नहीं दे सकता. ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि खुद ही ओनर नहीं है, वो कैसे कर देगा. तो वहां पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कर सकती है ना. थर्ड पार्टी क्या, आपने बेच दिया, मान लो मुझे कोई मकान बेच दिया किसी ने जो ओनर नहीं था, तो रियल ओनर आके क्या मुझे डिस्पोजेस नहीं कर देगा कि मेरे पास रियल डीड है इसकी प्रॉपर्टी की, डिस्पोजेस कर देगा. मेरे पास परफेक्ट टाइटल नहीं आया. तो यहां पे यही है कि अब सेलर ने तो मुझे वो पेन बेच दिया, बट यहां पे मान लो कि एक्स का पेन था ये, तो एक्स आके मुझे डिस्पोजेस नहीं कर देगा कि मेरा पेन तेरे पास कहां से आया, मुझे डिस्पोजेस कर देगा, वो छीन लेगा मुझसे पेन. तो मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं वापस इसके पास जाऊंगा और यहां से रिफंड ले लूंगा कि मैंने तुम्हें 20 रुपए दिए थे पेन के, वापस दो पैसे.
वो तो कोई तीसरा ले गया, ठीक है, रेपुडिएट कर दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट को। प्रॉपर्टी वाला एग्जाम्पल भी दे दिया, ये वाला भी दे दिया, दोनों में कोई कंफ्यूजन है? मैक्सिम कौन पूछ रहा है? कार्तिक। नहीं आया ना अभी? किसको नहीं आया समझ में? उसको छोड़ के बताना। हम्म। आ गया समझ? आपके नेबर से पूछ रहा हूं मैं। आ गया? उससे समझा दोगी? मुझे समझाओ समझाओ, चलो समझाना जरा। क्या बोला? क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? प्रज्ञा समझाएगी हमें। ऐसे समझाना कि आपकी फ्रेंड को भी समझ आए। और तेज हंस लो। सचिन को तो बता ही देगा, सचिन को तो सब आता ही है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको अपनी फ्रेंड को भी समझाना है, इस तरह से समझाओ। जल्दी बताओ, आगे भी बढ़ना है। फिर दूसरी चीज बतानी, रेमेडीज तो हो गई इसके आगे। बताओ। कोई नहीं है, एक ही है। ये लो। बस हाँ, चलो ठीक है, मान लिया। हम्म हम्म हम्म। हाँ, प्रज्ञा का फोन था, मैंने चोरी किया था और मैंने इसको बेच दिया। ये छीन के ले जाएगी, पुलिस बुला लेगी। वही है। गुड सचिन। सचिन समझ गया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सचिन के पास ही है। बस भाई, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सोगा के लिए आए हो? सेल बाय डिस्क्रिप्शन पढ़ लो एक बार। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। यहां पे भी एक इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है, दैट द गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है? शर्तें, स्टिपुलेशन होती है। हम्म हम्म हम्म। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में कौन मांगता है, बायर या सेलर बताता है? ये मैं जानना चाहता हूं। हमारे पास ये चीज है और ऐसी चीज आपको मिलेगी, सेलर बताता है कि आपको ऐसी चीज हम देंगे। किसके ऊपर है भाई? ये देख लो पहले, समझ लो इसको पढ़ के। दोबारा पढ़ो। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे सेलर ने कोई चीज बताई है कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल है और हम आपको ये देंगे। मान लो कि कोई गाड़ी है, मान लो कोई गाड़ी है, कार है कोई। अब उस कार के लिए आपको सेलर ने बताया कि ऐसी गाड़ी है, इतनी एवरेज देती है, ये कलर है, ठीक है। उस कलर के अंदर डिफरेंट गाड़ी के ना डिफरेंट डिफरेंट, हाँ सही बता रही हो वैशाली यादव, हाँ सही बता रहे हो अनुज मिश्रा। अच्छा, अनुज वहां चला गया आज, यहाँ से ऑनलाइन में चला गया। देखो तो मान लो कि पेंट जो होते हैं गाड़ी के, पेंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि पेंट में मान लो व्हाइट है ना, तो व्हाइट के भी ना बहुत सारे शेड्स आते हैं। एक में वो गैलेक्सी वाला टच आता है जिसमें स्टार स्टार से दिखते हैं आपको, वो ग्लिटर सी होती है। उसमें भी ऑफ वाइट, मैं सिर्फ व्हाइट की बात कर रहा हूँ। व्हाइट में एक स्काई ब्लूइश सा व्हाइट होता है, ठीक है। एक वो होता है ग्लिटर वाला व्हाइट होता है। उसी के साथ साथ व्हाइट में एक ग्लॉस आती है, एक में मैट आता है।
इतने अलग अलग तरह के व्हाइट होते हैं, तो मान लो कि आपको बताया, आपको चाहिए थी जिसमें ग्लिटर वाला लुक हो, ठीक है, ये वकील साहब को चाहिए जो पीछे बैठे हमारे, इनको चाहिए कि ग्लिटर वाला वो कलर हो और उसकी एवरेज ये हो, वो बहुत चीज जो जो इसको चाहिए थी वो उसने बता दी कि हाँ हाँ ऐसी गाड़ी आ जाएगी। इसको जब गाड़ी मिली तो उसमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं था, तो क्या सेलर ने जो डिस्क्रिप्शन बताई थी क्या गुड्स उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करी? तो यहां पे क्या कर सकता है, यही लिखा हुआ है कि जो डिस्क्रिप्शन है ना, गुड्स को उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करना जरूरी है। जो आपको डिस्क्रिप्शन मिली है गुड्स उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगी, ये इंप्लाइड कंडीशन है। मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं कि मैं ऐसी ऐसी चीज आपको डिलीवर करूंगा, तो मेरी ड्यूटी है, इंप्लाइड ड्यूटी, कि मैं वही चीज दूं तुम्हें। झूठ बोल के थोड़ी ना बेचूंगा कि भाई ये चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं और ये चीज दूसरी चीज लाके दे दूंगा। यही तो लिखा हुआ है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन implied कंडीशन दैट द गुड शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अब implied कंडीशन है ना, तो अगर ये नहीं हुई तो मैं रेपुडिएट कर दूंगा। कंडीशन ब्रीच करने पे रेपुडिएशन का आप मेरे पास राइट है, कंडीशन एंड वारंटीज तो पढ़ी है ना, ठीक है। एंड इफ द सेल इज बाय एज बंद क्यों कर दिया, बंद हो रहा बीच में, हुआ था ना बंद। As well as by description, it is not sufficient that the bulk of goods corresponds with the sample if the goods also do not correspond with the description। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक बार दोबारा पढ़ो ध्यान से। यहां लिखा हुआ है if the sale is by sample as well as by description, ठीक है, मतलब सेल ऑफ गुड्स जो है वो सैंपल से भी है, डिस्क्रिप्शन से भी। पहले आपको डिस्क्रिप्शन दिया उस चीज का, फिर आपको सैंपल दिखा दिया, दो चीज हो गई, सैंपल और डिस्क्रिप्शन। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट सफिशिएंट दैट द बल्क ऑफ द गुड्स कॉरेस्पॉन्ड्स विद द सैंपल, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अब देखो तीन चीजें यहां पे, आपको पहले डिस्क्रिप्शन दिया होगा किसी चीज का, उसके बाद आपको सैंपल दिखाया होगा, उसके बाद आपको गुड्स दे दी होंगी, बल्क जिसको हम बोल रहे हैं यहां पे बल्क, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सैंपल और बल्क आपस में मैच हो, ठीक है, सिर्फ इतना जरूरी नहीं है। मान लो आपको डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद सैंपल दिया, उसके बाद गुड्स दी, तो आपको जिस तरह का सैंपल दिखाया था ना, सेम उसी तरह का आपको बल्क दे दिया, ये दोनों चीजें मैच हो गई आपस में। तो सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल होना ही जरूरी नहीं है जब तक कि डिस्क्रिप्शन के साथ गुड्स मैच नहीं हो रही, ये होना जरूरी है सबसे ज्यादा। अब दोबारा से पढ़ो सेक्शन को, अब दोबारा से पढ़ो एक बार। इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, इट इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, दैट द बल्क ऑफ द गुड्स कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इफ द गुड्स डू नॉट ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अब समझ में आई उस वाले एग्जाम्पल से, अगर वो डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल रही है तो सिर्फ सैंपल के मेल खा जाने से आपका कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं हो जाएगा वैलिड, ठीक है। तब भी बायर के पास रहेगा कि वो रेपुडिएट कर सकता है कि डिस्क्रिप्शन तो तुमने ऐसी दी थी। या तो दोनों से खाए या फिर डिस्क्रिप्शन दिए सिर्फ तो डिस्क्रिप्शन से खाए, डिस्क्रिप्शन सबसे मेन है। तो वो तो राइट है, मैं अपनी कंडीशन को वारंटी की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं, मैं वेव ऑफ भी कर सकता हूं, वो तो पहले पढ़ा दिया ना, इंटरलिंक करो ना पहले वाली क्लास से। लिखवाना है ना, लिखो सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेक्शन तो समझ में आ गई ना, समझा देना। सेल बाय डिस्क्रिप्शन 15 पहली प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं तुम्हारी टीचर बनने की। सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15। और किसी को भी बनना है टीचर, पार्ट टाइम में पढ़ाना है, स्मिता को पढ़ाना है, उसको समझा दिया करो भाई, क्लासमेट है तुम्हारी। सचिन तुम समझाओगे, सचिन से समझ लेना स्मिता, ठीक है, पूरा सोगा पढ़ा देगा। आ जाओ ऊपर, ऊपर ही आ जाओ मेरी जगह। हाँ वो बोलते हैं बच्चे, सचिन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएलए, सचिन कुछ दिन में एडमिन स्टाफ में आ जाएंगे, सचिन कुछ टाइम में यहाँ के हेड टीचर बन जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं लोग। सेक्शन 15 लेज डाउन, सेक्शन 15 लेज डाउन, हेडिंग डाल ली ना, सेक्शन 15 लेज डाउन द कंडीशन विच इज implied in nature, section 15 lays down
a condition, section 15 lays down a condition which is implied in nature, according to which when there is a contract of sale of goods, by description, comma, there is an implied condition, that the goods shall correspond with the description. There is an implied condition that the goods shall correspond with the description. Subscribe for more content.